आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है बिलावल भुट्टो का जनवरी में तब्दीली का ऐलान, हुकूमत जनवरी तक है मेहमान, कौन संभालेगा कमान, नवाज शरीफ की तकरीर नशर होगी या नहीं, अदालती रिमार्क्स में क्या अहम है, वजीर आजम का दौरे अफगानिस्तान और अमेरिका में क़यादत की तब्दीली, नताइज क्या होंगे, मर्दों का आलमी दिन, पाकिस्तान में मर्दों को हुकूक हासिल क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज के प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल कर गए हैं और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो बुखार में मुब्तला थे, जिसके बायस वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं, दाग़े मुफारकत दे गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब के इंतकाल की खबर सुनते ही यकीनन उनकी जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, वो सियासी भी है और मजहबी हलकों के अंदर भी जाने जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से मुताल्लिक़ खादिम हुसैन रिजवी साहब उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया और उसके बाद एक धरना भी दिया, फैज़ाबाद के अंदर सिट इन भी हुआ और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से उनका जो किरदार है यकीनन वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। और दूसरा, आम इंतख़ाबात 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर भी उभरी, सियासी जमात के तौर पर आपको रिकग्नाइज़ करवाया है, इस हवाले से भी खादिम हुसैन रिजवी साहब जाने जाते हैं। जहाँ पर बात हो रही है सियासत से मुताल्लिक़, तो जीबी इलेक्शंस के अंदर जो है जो सियासी मैदान है वो अभी तक गर्म दिखाई दे रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तक जीबी के अंदर मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो जारी रखे हुए, पोस्ट इलेक्शन कैंपेन है। और आज भी उन्होंने मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 रोज़ हो गए लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वज़ीर आला के से मुतालिक जो उम्मीदवार है मैदान में नहीं उतार पाई है। और ये भी कह दिया है कि हुकूमत जनवरी तक मौजूद है, जनवरी तक का वक्त है हुकूमत के पास, और इसलिए वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो हुकूमत के कहे गए वादों के नरगे में ना आए। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब तक हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो स्टेटेड प्रोग्राम है वो जलसों के हैं, वो हमारा लॉन्ग मार्च के हैं, फिर लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमारा पार्लिमानी ऑप्शंस भी है और हमारा इस्तीफ़े के ऑप्शंस भी हैं, और जो वो ऑप्शन इमरान खान को निकालता है उस पर हम जरूर साथ हैं। बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं, 4 रोज़ हो गए हैं, अभी तक हुकूमत अपने वज़ीर आला से मुताल्लिक़ कोई नाम फाइनल नहीं कर सकी है। यकीनन इस हवाले से फाफन की रिपोर्ट्स भी आई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिसर्च ओपिनियन के हवाले से सर्वेज भी सामने आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि 25% वोट जो पड़े हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि 24% वोट अगर परसेंटेज के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर करने में कामयाब हुई। और ये भी देखा गया है कि अगर पीडीएम बतौर इत्तेहाद ये इलेक्शन कंटेस्ट करती तो पीडीएम बासानी जीबी का इलेक्शन जीत जाती, लेकिन इत्तेहाद क्यों नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक मरियम बीबी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑफर की गई थी आप सीट एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन इस ऑफर को भी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कबूल नहीं किया गया। अब पीडीएम के अंदर 2 बड़ी जमातें हैं जिनमें डिवाइड मुख्तलिफ मकामात पर दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का इस वक्त यही बयानिया है कि जनवरी तक हुकूमत घर चली जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मानसेरा में एक बड़े क्राउड से मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया और वो खिताब करते हुए कुछ ऐसी बातें कर रही थी जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने की हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन मुजव्वज़ा जो तरीक़ाकार है उसको अपनाने के लिए कोशा दिखाई देती है। जो आईनी तरामीम है उस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर आज़म खान सवाती साहब ने आज 49 तरामीम पार्लिमान में जमा करा दी हैं, जिसके ज़रिए से इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर चुके हैं, इससे पहले वो सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड से मुताल्लिक बात कर चुके हैं। आज़म खान सवाती ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक कौम को एक तोहफा देंगे शफाफ इंतखाबी अमल से मुताल्लिक जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वादा है। लेकिन जीबी इलेक्शंस के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि धांधली हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि प्री पोल रिगिंग हुई है, धांधली हुई है। इस हवाले से ऑपोजिशन के इल्जामात बड़े क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत क्या कह रही है और आज़म खान सवाती साहब किस तरह मरियम बीबी और बिलावल को चैलेंज कर रहे हैं, मनाजरे का चैलेंज आज उन्होंने दिया है, झलक भी आपके सामने रखता है। मैं चैलेंज करता हूं कि डिबेट मेरे साथ करके बैठे, जहां चाहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। जितने बड़े वकील को जो है लेके आता हूं कि ये जो 49 अमेंडमेंट हमने दी हैं, अगर इसके अंदर किसी तरीके से जो है हमने पीटीआई को और हुकूमत को जो है अगर उसको तकवीत दे रहे हैं न करें। जो सेनेट का इलेक्शन अब कराने के लिए जा रहे हैं, अगर इसमें पीटीआई का फायदा है तो न करें। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए से कि आएँ और मेरा ये चैलेंज जो है कबूल करें, और वो चैलेंज इस तरह होगा कि पूरा मीडिया देख रहा होगा और हम आर्गूमेंट करेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हर इंतखाब के बाद जो धांधली का नारा लगता है, इस नारे को कैसे रोका जा सकता है, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को कैसे शफाफ बनाया जा सकता है,
कैसे मेक श्योर किया जा सकता है कि जो असल वोट का हकदार है वही उम्मीदवार बिलाखिर पार्लियामान के इक़्तिदार के अंदर पहुंचे, वही ईवान इक़्तिदार में पहुंचे, वो कुर्सी सदारत पर बराजमान हो या कुर्सी वजारत पर बराजमान हो, वो वज़ीर आज़म बने, वो असल में हकीकी नुमाइंदा हो जिसको अवाम अपने वोटों से चुनकर इक़्तिदार के ईवान में पहुंचाए। ये मेरा ख्याल है कि तमाम तर मसाइल की जड़ है। अब इन मसाइल को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, हुकूमत क्या प्रपोज कर रही है? एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि 31 जनवरी को आवाम को तोहफा देंगे, दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत तो जनवरी तक रहेगी नहीं। अब ये मामला क्या है? खुद आजम खान सवाती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कोशिश करते हैं वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती साहब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सवाती साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। आज आपने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक 49 आईनी तरामीम जमा करा दी हैं और आप कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक शफाफ इंतखाबात का तोहफा भी देंगे। आईनी तरामीम से मुताल्लिक आज बड़ी डिटेल डिस्कशन आपसे करनी है, लेकिन ऑपोजिशन तो जनवरी तक हुकूमत नहीं देख रही है, आईनी तरामीम तो बाद की बात है। सवाती साहब, बुनियादी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उनके मिजाज की बात नहीं है जी, वोट जो है पाकिस्तान के अवाम ने दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये उनकी इमानत है। हम जब 5 साल पूरे करेंगे तो उसके बाद जो है फिर अपना शौक़ ठंडा कर लें। तो मुझे तो शायद आपको और मुझे दोनों को गलती लगी होगी कि वो जनवरी 2024 की बात शायद कर रहे होंगे या 2023 की बात कर रहे होंगे, तो उस वक़्त हम देख लेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो है सीसा प्लाई दीवार की तरह जो है मजबूत है। हमारा लीडर आपको पता है, खुदा ताला का शुक्र है, आज ही काबुल से जो है जाके अच्छी खबर लेके आया है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो है दोनों इस रीजन के अंदर जो है जितने भी हमारे नेबर हैं उनके साथ हो। वो कौन सा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आप प्रपोज कर रहे हैं? सर मुलाकातों की तो बात हम कर नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं कि मशीन जनरेटेड और उसका बाकायदा ऑडिट करा सकते हैं आप। ये नहीं है कि मशीन के अंदर ही बंद होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी को शक है तो उस सिस्टम के अंदर जो है आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन पटिशन जिस तरह करते हैं, यही आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन, जिसको इस दफ़ा पहली मरतबा फाइनेंशियल एटानमी भी दी है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थी, इस दफ़ा हमने हमारी हुकूमत ने इनको फाइनेंशियल जो है इनको आज़ादी दी है, एटानमी दी है, ताकि ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव भी आज़ाद हो, फाइनेंशियल भी आज़ाद हो और अपने फैसला खुद कर सकें। ये इनका काम होगा कि मशीन की हिफाजत करना, कोई हैकिंग इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। 31 तारीख के बाद हम 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान करेंगे। हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ तो आज़म सवाती उसके लिए देगा कि अगर कोई दुनिया का IT का नया जो हमारे बच्चे हैं, बड़े बड़े खुद मेरी पोतियां जो हैं और नवासियां जो हैं इतनी काबिल हैं, खुद इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अपने सिस्टम को खुद हैक करें और 10 लाख के इनाम जो है हासिल करें। अगर नहीं कर सके तो इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म का नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान को तोहफे में दे रहा। कौन करा रहा है? इमरान खान की हुकूमत। वो इमरान खान कौन है? ये वो है कि जिसने एक गैर जानबदार एम्पायर दे के क्रिकेट की दुनिया को जो है उठाया। इस वक्त ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जनवरी में हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इसके लिए जो भी आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा करेंगे, इस्तीफे भी दे सकते हैं, पार्लियामान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी लेकर आ सकते हैं, लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो वो भी करेंगे, इस्लामाबाद में धरना देना पड़ेगा तो वो भी देंगे। यानी जो PDM की तहरीक है मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो मरियम बीबी कहती है बैसाखियों पर खड़ी है, वो कैसे कायम रह सकेगी? सर मुझे अब एक एक का जवाब देने दें। और वो क्या कहते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं गज़ भी यही है और मैदान भी यही है, नाप करके देख लो। आपने जॉइंट सेशन की सूरत हाल देखी थी, कितने लोग गायब थे। आपने ये जो इलेक्शन हुआ है, सेनेट का इलेक्शन हुआ है, 66 खड़े थे, 45 मैं ही पार्लिमानी अमूर का वजीर था। आपने देखा कहाँ उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? आज़म सवाती साहब, अब आपने उसी सेनेट इंतखाब की तरफ इशारा किया है सर। एक सेकंड, आपको मालूम है सर कि ऑपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, लेकिन ऑपोजिशन सेनेट का इंतखाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव क्यों नहीं विन कर सकी? सर मुझे एक मिनट जरा देना जी। वाहिद इमरान खान था जिसके जब 20 MPA फरोख्त हुए, तारीख इस बात की गवाह है और मेरा ये ख्याल है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, करें भी तो नहीं कर सकते। थिन मेजॉरिटी थी और हम सब ने कहा कि हमारी हुकूमत डूब जाएगी। उसने कहा मुझे असूल की पासदारी करनी है। कैरेक्टर जो है जमहूरियत के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी अगर मॉरल
अंडरपिनिंग ना हो, तो मेरा ये ख्याल है कि जमहूरियत जो है नहीं चल सकती। खान साहब ने यह भी कहा था आजम स्वादी साहब कि मैं कभी भी इंडिपेंडेंस को लेकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा। आज जीबी के अंदर भी इंडिपेंडेंस के बलबूते पर हुकूमत बनानी पड़ रही है पीटीआई को। तो अल्लाह ताला इनकी नस्लों को तबाह करे कि मेरे इस गरीब मुल्क को जो है ना लूटा है। मरियम बीबी सफदर, आप सफदर के मोहल्लात जाके मानसरा में जहाँ मैं गया हूँ और अभी मैं आया हूँ वहाँ से, जाके वहाँ पे देखे और उससे पूछें तुम्हारी आमदन का जरिया क्या था सवाए लूट मार के। ठेकेदार आगे रखे हुए थे, यहाँ से जो है पीएसटीपी में जो है फंड दिए और उससे अपना कमीशन जो है हुकूमत में बैठकर ये बातें बिल्कुल की जा सकती हैं, मामलात मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन जो इल्जामात इस वक्त वजीर आजम और खुद हुकूमत पर लग रहे हैं, वज़रा पर लग रहे हैं, वो भी बड़े संगीन नौइयत के हैं। और यकीनन जब आप हुकूमत में नहीं होते तो फिर ये इल्जामात केसेस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सर आज आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना जी कि अगर अल्लाह करे कि ये सारे मामलात जो है, जाहिर है कि जस्ट और फेयर जो है जो फोरम है वो हमारी अदालतें हैं, अल्लाह करे अदालतें मजबूत हों ताकि हम पे जो केस जो इल्ज़ामात हैं उनकी सूरत हाल भी जो है सामने आ जाए और जो दूसरे लोगों की वो भी सामने आ जाए। इल्ज़ामात से कोई बात नहीं होती, दुनिया जो है इल्ज़ामात लगाती रहती है, लेकिन एक फोरम आपको प्रोवाइड करता है। हमने कितने नेब के अंदर जो है केस फाइल किए हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैंने अकरम दुरानी के खिलाफ फंडिंग केस है सर, गुज़श्ता 5 साल से चल रहा है। वज़ीर आज़म कहते थे कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों, फिर मेरे मशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस को 5 साल हो गए और जो प्रोटेस्टर है अकबर एस बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुकदमात भुगत रहे हैं। जनाब अली उसके अंदर कोई चीज़ नहीं था और मेरे नॉलेज के अंदर तो ये है कि वो ख़त्म हो गया, इसलिए कि उसके अंदर कोई फैक्चुअल चीज़ जो कोई मटेरियल नहीं था। स्क्रूटनी कमेटी आज भी काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन में केस आज भी लगा मौजूद सकते है। हैं, फॉरेन फंडिंग केस के मामले में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद क्लियर नहीं किया। आज मुझे इस खारी गुजारिश करने देना कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद है। आप यकीन करेंगे कि 2017-2000 मेरी यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई आमदन नहीं है, बाहर से जो है मेरे लीगल पैसे मेरे बैंक के ज़रिए आते हैं। उसके बावजूद उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी की। मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा जी ये मैंने टैक्स फाइल किया हुआ है, ये टैक्स के डॉक्यूमेंट देख लो, इसको डिस्क्रिपेंसी थी, ख़त्म हो गया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे खिलाफ जो है उसका सबूत पेश करें और मजबूर करें। सबूत तो खुद अकबर एस बाबर पेश कर रहे हैं। इदारा है, सबूत तो खुद बानी रुकन अकबर एस बाबर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जो भी बाबर साहब जो है वहां पे पेश करें, बिस्मिल्लाह, उनको अगर यही मामला नैब और चेयरमैन नैब से मुताल्लिक शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार कह रहे हैं कि यही मुकदमात जो है वो मीडिया के कैमरों की रोशनी में होने चाहिए ताकि पूरी आवाम देख सके कि हम पर मुकदमात क्या है और किस तरह से ये केसेस बनाए जाते हैं। सवादी साहब मेरा बड़ा सादा सा, मैं बिल्कुल इसका हामी हूं सर, मैं बिल्कुल इसका हामी हूं। जितने केसेस में देखें, आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूं, आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि नेब चेयरमैन साहब को ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए जो खाकान अब्बासी कह रहा है, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को लूटा है, वो सारे केसेस कैमरे की नज़र से जो है बाकायदा तौर पे चलने चाहिए और सुस्त रफ्तारी नहीं होनी देनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये सारे केसेस या तो पीपल पार्टी ने बनाए या नून लीग ने उनके खिलाफ बनाए। हमारे वक्त के अभी कोई केस आया नहीं है, इसलिए खुदारा मैं चेयरमैन साहब से मुखातब हूँ, नेब के चेयरमैन साहब से, कि जस्टिस साहब, मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, हानेस्टी का तरीक़ेकार ये है कि प्लेन लेवल फील्ड दें। अगर हमारे ख़िलाफ़ केस हैं, बिस्मिल्लाह करके वो लेके आएँ। और दूसरी बात यह है कि अगर खाकान अब्बासी कह रहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस गलत हैं, मैं समझता हूँ कि वो सही है, आप समझते हैं कि सही है, इसलिए कि दलील, वाकियात और वो सारा जो ट्रेल है ये बड़ी अच्छी बात है आजम स्वादी साहब कि आप चेयरमैन नैब से ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो केसेस है यकीनन वो भी उतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने चाहिए जितनी रफ्तार से ऑपोजिशन के केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर जाहिर किया जा सके। सर मेरा बड़ा क्यों नहीं सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आजम स्वादी साहब, क्यों नहीं आजम स्वादी साहब, रियासत कुव्वत का इस्तेमाल करेगी? सर रियासत जो है कानून का निफाज करेगी, रियासत आइन का निफाज करेगी। आज आपको अतर मिनाला साहब ने क्या कह दिया कि एक मफरूर की वकालत कर रहे हैं, एक भगोड़े की वकालत कर रहे हैं। साहब, क्या इनका सबसे बड़ा जो बयानिया है? रिकॉर्ड धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में दिया, क्या ताकत का इस्तेमाल हुआ? आज आप ये कह रहे हैं कि वही होगा जो तहरीक लब्बैक के धरने पर हुआ। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल हुआ। उसके ऊपर मैं गिरा,
मैं ज़ख्मी हुआ, सुनो ना, मैं गिरा उसमें, मैं ज़ख्मी हुआ, मेरे पास कोई हथियार तो नहीं था, मैं कोई आग तो नहीं लगा रहा था, मैं जो है कोई और वायलेशन तो नहीं कर रहा था, मारा गया, ज़ख्मी हुए और सबसे पहले जेल जो है उन्होंने मुझे किया यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। इससे बड़ा क्या है? वो भी उठा लें बिस्मिल्लाह करके, अगर वो ये काम करना चाहते हैं, कानून अपने हाथ में लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कानून जो है हरकत के अंदर आएगा। आइन अपने हाथ में लेंगे तो आइन की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इनके खिलाफ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना से मुतालिक जो ऑब्जर्वेशन दी है और अतर मिनल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है, एम्पावर्ड किया है उसके बाद एनसीओसी को, लेकिन उसके बावजूद मानसेरा का जलसा भी हुआ है, 22 तारीख को पेशावर जलसा होने जा रहा है। ये तो हुकूमत नहीं रोक सकी और ना कोरोना एसओपीज को इंप्लीमेंट करा सकी है। आप धरना या मार्च रोकने की बात कर रहे हैं? हम कतई नहीं रोक रहे, इसलिए कि अगर आप हम रोकेंगे तो आप जैसे जो है जो फ्रंट फुट के ऊपर जो है जो एंकर आपकी तरह जो है जज्बाती हैं और जाहिर है कि इससे जमहूरियत जो है ख़तरे में पड़ जाती है, तो वो कल हमें जो है हम पे उंगली उठाएंगे। जितने जलसे कर सकते हैं कर लें, लोग देख रहे हैं, सेहत का इस वक्त जो है बुरी हालत हो रही है और अगर यही इनका मिशन है, मैंने आपको बताया ना कि इनको पाकिस्तान से, इनको लोगों की ज़िंदगियों से कोई तलक नहीं, एक चोरी का माल जो है इन्होंने जो किया हुआ है। फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। जीबी इलेक्शंस के अंदर आपने जितने जलसे करने थे कर लिए, कैंपेन्स चला ली। जिस वक्त कोई इंतखाब खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक ऑर्डर आ जाता है कि अब ऑपोजिशन जो है वो जलसे या जुलूस नहीं करेगी, हुकूमत भी जलसे खत्म करने का ऐलान करती है। फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। सर मानसरा, मैं अभी जो है मानसरा से पहुंचूँ आपके इस प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद में, हमने तो कोई रुकावट, हमने तो बाकायदा पुलिस उनकी हिफाजत के लिए भेजी। ये और बात थी कि जो नारे लगते थे वो इमरान खान के हक में थे, लाउड स्पीकर के ऊपर नहीं। जो नीचे जो थे, जो यंग तबका था, कहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने दिफाई इदारों के हक में नारा लगाए, उन्होंने इमरान खान के हक में इदारे वो लगाए। और मैंने जाकर जो है वो सारे उन लोगों से जो है मिला कि जिनको जो है थोड़ी बहुत महंगाई की वजह से शिकायत थी। इंशाअल्लाह ताला महंगाई आप देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो कम हो रही है, इंशाअल्लाह ताला और कम होगी। तिजारत हमारी बढ़ रही है, इकानमी हमारी एस्टेब्लिश हो रही है। आप देख लें कि इस वक्त जो है सनद का पिया जो है वो चल चुका है। हमारा करंट ये बड़ी अच्छी बात है सर, पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए, मामलात आगे बढ़ने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आजम स्वाति साहब, क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मामला फहम है, आपको नहीं लगता कि इंटेंसिटी को बढ़ने से पहले रोक लेना चाहिए और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहिए, एंगेज करना चाहिए? आप ये मशवरा नहीं देंगे इमरान खान साहब को? कोई इसमें अगर ये नहीं है तो मेरा ये ख्याल है कि हम जमहूरियत की अलफ़बे से नावाकिफ़ हैं। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान जो है इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहत की बात कर रहा था, मैं पास बैठा हुआ था और अप्रिशिएट भी उन्होंने किया, जिसके लिए मैं मशकूर हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाए करप्शन के और सवाए नेब के केसेस के, खुदा गवाह है उससे हमारा कोई तलक नहीं है। वो एक अलग खुद मुख्तियार इदारा है और जो कुछ जस्टिस साहब कर रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कैसे हैं तो खुदारा वो भी लेके आएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने जमहूरियत को आगे लेके जाना है, हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहत उनके साथ बैठ कर जो है उसको आगे ले जाने के लिए, सेनेट का इलेक्शन उसके आगे, महंगाई को कम करने के लिए, कोविड जो है उसको जो है उस पर काबू पाने के लिए, सारे जितने मुल्की अवामी मामलात हैं उनके लिए बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो देखें ना, 2018 के अंदर जो है इन्होंने कहा कि इंतखाब जो है उसके लिए आप जुडिशल कमीशन ना बनाएं, आप जो है पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं। हुकूमत ने पहले दिन कहा कि जिसको भी जिस हल्के को आपने खोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब आपके वक्त के लिए। वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा काबुल क्यों खास है और क्या यह दौरा नतीजा खेज साबित होगा। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान काबुल के मेडन विजिट पर हैं, जहां उनके साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। आज जब काबुल एयरपोर्ट पर वजीर आजम पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जहां अफगान वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अतमर वफ्द के हमरा पहले से ही मौजूद थे। बाद अज़ान वजीर आजम इमरान खान अफगान सदारती महल पहुंचे, जहां अफगान सदर अशरफ गनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बाद अज़ान अफगान सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान मफाहमती अमल में अपना मस्बत किरदार अदा किया है। उनका हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि ताकत से कोई भी मसला हल नहीं होता है। पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की आवाम चाहते हैं। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। My idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees, as you've said. The idea of committees is to ensure that there's communication between us, between our security agencies. We assure you that whatever possible within our grasp, within our reach, whatever we can do, we assure you that we will be doing our utmost to reduce this level of violence. जैसे वजीर आजम खुद कह रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है और इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान हाल ही में होने वाली आला सतह के राब्तों के तसलसल में ये एक अहम करार दिया जा सकता है, जिससे पहले वफूद की सतह पर मुलाकातें होती रही हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में अपने अफगान हम मनसब से मुलाकात की, जबकि अफगानिस्तान से चेयरमैन बराए कौमी मफाहमत डॉक्टर अब्दुल्ला, स्पीकर अफगान वॉलिसी जरगा रहमान रहमानी और वजीर तिजारत पाकिस्तान के हम दौरे पर आए थे। इसी तरह रवा बरस जून में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी और फिर अमन काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से अफगानिस्तान में 1-on-1 मुलाकातों में खत्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया था। लेकिन सबसे अहम बात, गुज़श्ता हफ्ते 14 नवंबर को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उनके पास भारत के पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने एक डूजियर दिखाया था जिसके बारे में उनका यह भी कहना था कि इसमें भारत की जानिब से में रियासती दहशतगर्दी को फरोग देने के शवाहिद मौजूद हैं और काबुल का जिक्र भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था। वो क्या कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो गुफ्तगू आपके सामने रखता है। Indian ambassador to Afghanistan and Indian consular in Jalalabad had detailed discussions with collaborators to provide financial support to Tehrik-e-Taliban Pakistan and dissident Baloch elements. RAW is financing its frontmen in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. Another transaction of $55,851 was made by Mr. Manmeet, an Indian national, from an Indian bank in New Delhi and received by Afghanistan International Bank. RAW, while using Indian embassy in Afghanistan, held a number of meetings with TTP commanders. किस तरह RAW अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही है, वो सारे के सारे शवाहिद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए थे। अब इन हालात में वजीर आजम का दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया और तवक्को की जा रही है कि वजीर आजम अफगान क़यादत के सामने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी वॉर पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही भारत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के शवाहिद भी अफगान हुकूमत को दिए जाएंगे ताकि वो अफगान क़यादत ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे ताकि दोनों ममालिक में अमन कायम किया जा सके। पाकिस्तानी क़यादत और अफगान लीडरशिप के दरमियान अफगान अमन अमल को नई अमरीकी क़यादत के साथ आगे बढ़ाने के मामलात पर बात होगी। वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तान काबुल में भारतीय असर रसूख और फिर RAW की सरगर्मियों को रुकवाने की कोशिश करेगा। आज भी जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं और 1 जख्मी हो गया। यानी आज एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम पाकिस्तान काबुल में मौजूद हैं, पाकिस्तान मसाइल को हल करने के लिए कोशा है, दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपने मजमूम मकासद के हुसूल की कोशिश की है। एक और अहम मामला अफगानिस्तान में क़याम अमन और गैर मुल्की अफवाज का इनखला है। अमरीका चाहता है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला और फिर मुस्तकबिल के बारे में अफगान फरीकैन के दरमियान तय होने वाले मामलात के बाद अफगानिस्तान की तामीर नौ का मरहला शुरू हो सकता है। पाकिस्तान, तालिबान और अमरीका के माबैन दोहा मुज़ाकरात का इंतहाई अहम किरदार रहा है और पाकिस्तान कोशिशों के बाइस अफगान मफाहमती अमल आगे बढ़ा है। दूसरी जानिब अमरीका ने अफगानिस्तान से अपने मजीद 2000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह रही है। लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस का इनखला बतदरीज और मुनज़्ज़म अंदाज में हो ताकि मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो। पाकिस्तान को खदशा है
कि अमरीकी फौज के इनखला के बाद दाइश अपनी जड़ें मजीद मजबूत कर सकती है। इस वक्त दाइश भारतीय रियासत केरला से ऑपरेट कर रही है, वहां पर उनका हेडक्वार्टर मौजूद है, मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद है। लेकिन अगर अमरीकी अफवाज मुल्क से निकल गई तो फिर भारत के खित्ते में मजीद इंतशार पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी? क्या पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भारत है बढ़ता हुआ असर रसूख उसको कम करने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये टेंशन डिफ्यूज हो सकेगी वज़ीर आज़म के इस दौरे के साथ साथ? और फिर साथ ही जो अमेरिका के अंदर कमांड चेंज हो रही है, अमेरिकी सदर जो बाइडन के आने के बाद पॉलिसी क्या होगी और कैसा शिफ्ट दिखाई देगा, इन तमाम तर मामलात को तय कर लेना नहायत अहम है ताकि दो फरीकैन जो हमसाय ममालिक हैं वो बैठ कर तस्वीर तलब हल की जानिब बढ़ सके। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त के लिए। सर, वज़ीर आज़म दौरे काबुल पे हैं, मेडन विजिट कर रहे हैं काबुल का, और एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं कि जब वज़ीर ख़ारजा और फिर DGISPR की जानिब से कुछ एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयर की गई और बताया गया कि रॉब बराह रास्त मुलव्वस है और किस तरह ऑपरेट कर रही है थ्रू अफगानिस्तान। तो क्या ये इंटेलिजेंस भी वज़ीर आज़म जो है वो शेयर करेंगे और फिर क्या मुतालबा किया जाएगा अफगान हुकूमत से? और इस पर्सपेक्टिव में आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं वज़ीर आज़म के इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस दौरे को उसी की कंटिन्यूएशन में देखें जो पीछे अब्दुल्ला यहाँ आए और उससे पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके वजीर तिजारत वगैरह भी यहाँ पे होके गए हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक तरीका है। यहाँ पे आपने देखा कि अब्दुल्ला जब यहाँ पाकिस्तान में थे तो उन्होंने कहा कि हमें जो पास्ट है वो भूल जाना चाहिए और माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। लेकिन ये बातें जो हैं ये सतही मानी रखती हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कोई तब्दीली खास नजर नहीं आती। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा सेटअप मौजूदा हुकूमत है वहां पे, ये थ्रू आउट पिछले कई सालों से भारत के साथ रही और भारत के असर रसूख को बढ़ाती भी रही, और खुद भी इनका अपना बका का इन्हिसार जो है बड़ी हद तक भारत पे रहा। पैसे लेते रहे उनसे। इसी तरह इन्होंने नई दिल्ली में जाके जायदादें बनाई हुई हैं, वहां पे दूसरी शादी करके खवातीन रखी हुई हैं। तो इनके तौर तरीके जो है वो इसी तरह के हैं कि आपको क्या कुछ देते हैं लेकिन अंदर से ये वही काम कर रहे होते हैं जो इनका पुराना चला आ रहा है। लिहाजा आपका उनको कहना ये कोई आज की नई बात नहीं। हम बहुत दफा, यानी तकरीबन हर हमला जो यहाँ पे बड़ा हुआ उसकी जड़ें निकली जाके अफगानिस्तान में। आज भी TTP, किसको नहीं पता कि TTP वहां पे और वहां से ऑपरेट कर रही है। या इसी तरह BLA वहां पे है, BLA का हेडक्वार्टर, उनका ट्रेनिंग सेंटर वहां पे है। तो ये चीजें नहीं बदलें। ये जब तक के यहाँ पे एक हुकूमत जो कि एक आप कह लीजिए कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें के तालिबान वगैरह भी शामिल होंगे, जो इंटरनेशनल गारंटीज को मैं उस तरफ आऊंगा। जुनूबी वजीरिस्तान में भी आज टेररिस्ट अटैक हुआ है और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या फिर वजीर आजम के इस दौरे से तवक्को ना रखी जाए कि इस टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर जो है वो कुछ कमी देखी जाएगी मुस्तकबिल करीब के अंदर? ये मामला डिफ्यूज होगा, इसमें कोई बेहतरी आएगी? नहीं, उसमें बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी आएगी आपकी अपनी कोशिशों से कि आप यहाँ पे किस तरह का इंतजाम करते हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, अपने सरहदों को महफूज करने के लिए। बेहतरी उससे आएगी। जैसे पहले कुछ ना कुछ बेहतरी आप देख लीजिए कि काफी हद तक है, लेकिन अफगानिस्तान से अगर आप सोचें कि वहां से कोई तावन होगा तो नहीं। उसकी वजह यह है कि उनके तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात जो है वो किसी नहज पे नहीं गए, वो शुरू ही अभी हुए और बंद हो गए। तो इस वजह से ये तो डिपेंडेंट है इंडिया पे, तो वो रहेंगे उसी तरह। ये कैसे कह सकते हैं? भारत के साथ इनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है 2011 का, अक्टूबर 2011 में इन्होंने साइन किया था। उसके तहत ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा तावन है इनका, और भारत पैसा भी लगाता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। एक और बड़ा अहम मामला दाइश का भी तो है कि दाइश को किस तरह से हालिया दौर के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, और दाइश का जो मेन सेंटर है वो केरला के अंदर ऑपरेट कर रहा है, ये सब जानते हैं। तो यकीनन गुड टर्म्स तो है हुकूमत के भारत के साथ, और ऐसे में तालिबान के साथ जो पीस ट्रीटी वाला मामला है दैट इज ऑल्सो हैंगिंग इन द एयर। तो जब तक वो मामला हल नहीं होंगे तो कैसे फिर हम अमन की तवक्को रीजन के अंदर रख सकते हैं? ये एक्टिविटीज तो मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर जो कमांड चेंज हो रही है सर अमेरिका के अंदर, अगर ट्रंप जाते हैं, बाइडन आते हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ फोर्सेस वहां पर रहनी चाहिए, तो क्या तालिबान को ये अमल काबिल कबूल होगा? ये रिफ्ट तो मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जनरल साहब। देखिए, दो तीन बातें आपने की। पहली बात तो ये है कि जो दाइश का आपने जिक्र किया, दाइश को भारत पाल रहा है वहां पे, क्योंकि भारत को इस चीज का अंदाजा है कि ये पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ेंगी। लिहाजा दाइश वहां पे तैयार की है जो तालिबान का मुकाबला करे।
अब तालिबान अगर वहां पे जंग लड़ते हैं तो तालिबान को अफगान फोर्सेस के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी और दाइश के खिलाफ भी। तो एक तो ये उन्होंने इंतजाम किया और दाइश पे पैसा लगा रहे हैं। दाइश वक्ती तौर पे अफगानिस्तान के अंदर भी हमले कर रही है, लेकिन ये है कि उनका नेचुरली आप उनको 100% ये नहीं कह सकते कि आप अपनी मर्जी का कोई काम ना करें, वो करेंगे। उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका में जो तब्दीली आ रही है, देखिए तब्दीली आएगी, ट्रुप्स यहाँ से जाएंगे, ट्रुप्स तो बिल्कुल ये विड्रॉ करेंगे। चूंकि एक दफा एक अमेरिकन कौम को ये यकीन दहानी करा दी गई कि हम आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंटरनल प्रेशर होगा। जो बाइडेन भी ये नहीं कर सकेगा कि वहां पे ट्रुप्स को रखे। जो चीज पीछे रह जाएगी, जिसकी जरूरत है आज अफगानियों को और जो आज भी काम करी, क्योंकि अभी जो जंग जारी है वहां पे अमेरिकी फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेती। तो ग्राउंड ऑपरेशन की ये फोर्सेस हैं जिनको वो वापस ले जा रहे हैं, इनका कोई काम नहीं वहां पे। ये कुछ करते थे तो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे जो अभी भारत के वहां पे लोग करवा सकते हैं। जो चीज हो रही थी वो फायर पावर है, जो सपोर्ट मिल रही थी अफगानिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस को, वो थी अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की हेलीकॉप्टर्स, जो हेलीबोर्न फोर्सेस हैं, वो आज भी वहीं पे हैं। उनके बेसेस वो डिसमेंटल नहीं कर रहे। वो बगराम बेस सबसे बड़ा जो बेस है वो वहीं मौजूद है, वहां से सारा कुछ उनको सपोर्ट, फायर सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क और सेटबैक वहां पे सेटअप मौजूद है अमेरिका का, नेटो का, ये वहीं रहेगा। लिहाजा अफगान फोर्सेस को वो सपोर्ट मिलती रहेगी। तो जो सपोर्ट आज उनको मिल रही है वो उनको आइंदा भी मिलती रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। कमी ग्राउंड फोर्सेस को वो कम कर रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस का वैसे भी रोल वहां पे नहीं रहा। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज बदलने जा रही है वहां पे। ये जंग रहेगी इसी तरह, और इसमें कमी तभी आएगी अगर अफगानियों ने को गिव एंड टेक की बुनियाद पे आपस में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके तो कोई समझौता कर लिया, बिल्कुल ठीक और है, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड आ गए, तो फिर ही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि नवाज शरीफ की तकरीर क्यों नहीं दिखाई जा सकती है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले अफराद के इंटरव्यूज, तकारीर और अवामी इज्तिमात से खिताब नशर करने और रिकॉर्डिंग चलाने से रोक दिया था। पेमरा के इस हुक्मनामे के तनाजुर में अदालत से मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर और इश्तिहारी करार दिए गए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकारीर पर भी टीवी चैनल्स पर ऑन एयर होने पर पाबंदी लग गई थी। इस पाबंदी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, PFUJ और दीगर मारूफ सहाफियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में विफाक को बजरिया सेक्रेटरी इत्तलात और पेमरा को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में पेमरा के नवाज शरीफ समेत दीगर मफरूर और इश्तिहारियों की तकारीर टीवी पर ना दिखाने के 1 अक्टूबर के हुक्मनामे को चैलेंज किया गया था। ताहम इस हवाले से कहीं पर भी नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया गया। दरख्वास्त गुजारों ने कहा था कि पेमरा की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गैर आइनी और गैर कानूनी कदगन लगाई गई है। ये अहकामात आइन के आर्टिकल 19A, 19A से मुतसादिम हैं, जो शहरियों को आज़ादी इज़हार राय और मालूमात की फराहमी का हक फराहम करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त जानिब से सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि आप रिलीफ किस लिए मांग रहे हैं। इस हुक्म का किसी को तो फायदा होगा। परवेज मुशर्रफ केस में पहले ही फैसला दे चुके हैं। मुशर्रफ केस में कह चुके हैं कि किसी मफरूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। दरख्वास्त गुजार बता दें कि किसके लिए रिलीफ चाह रहे हैं और पेमरा ने किस पर पाबंदी आयद की है। यहाँ पर मौजूद दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। इस ऑर्डर से 2 लोग मुतासर हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो मुतासरा फरीक है वो पेमरा के हुक्म के खिलाफ अपील कर सकता है। अदालत ने कहा कि इस तरह तो फिर तमाम मफरूर मुल्जिमान को इजाजत दी जाए। मफरूर मुल्जिम की तो शहरियत मनसूख हो सकती है। मफरूर मुल्जिम पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर वो कानूनी हुकूक से फायदा उठाएं। मफरूर मुल्जिम खुद अदालत से रुजू नहीं कर रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ की तकरीर भी नशर की जाए? आप मफरूर परवेज मुशर्रफ या किसी और के लिए रिलीफ मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई मफरूर अदालत नहीं आया। ये दरख्वास्त इतनी सादा नहीं है। मफरूर मुल्जिमान पर रोजाना बात की जाती है, सिर्फ उन्हें एयर टाइम देने से रोका गया है। साथ ही अदालत ने सवाल किया कि यह बताए कि कोई शख्स मफरूर क्यों होता है, अदालत मफरूर क्यों करार देती है। अदालती सवालात के जवाब में दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। उन्होंने पेमरा कवानीन, इंसानी हुकूक और सहाफ़ियों के फरीक बनने पर दलाइल दिए। अपने दलाइल में सलमान अकरम राजा का कहना था कि मालूमात तक रसाई का हमारा हक मुतासर हो रहा है। आर्टिकल 19A आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त देता है। दरख्वास्त गुजार ये चाहते हैं
कि उन्हें अवाम तक मालूमात पहुंचाने से ना रोका जाए। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि पैमरा ने किसी के खिलाफ हुक्म पास नहीं किया। मुशर्रफ के हवाले से अदालती रिमार्क्स पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मुल्जिम की गैर हाजिर में ट्रायल नहीं चल सकता, इस वजह से इसे मफरूर करार दिया जाता है। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा का कहना था कि पैमरा का ऑर्डर सहाफ़ी और मीडिया पर्सन्स के लिए है, इसलिए वो मुतासरा फरीक हैं। सलमान अकरम राजा के जवाबी दलाइल के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में मजीद रिमार्क्स दिए। उन्होंने दरखास्त की हैसियत पर सवालात उठाए, साथ ही दरखास्त गुजारों के वकील से भी मुकालमा किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये पूरे जुडिशल सिस्टम यानी अदालती निज़ाम का इम्तहान है, एक टेस्ट केस है। आप चाहते हैं कि तमाम मफरूर मुल्जिमान को रिलीफ दिया जाए, किसी मफरूर मुल्जिम को रिलीफ देना मफाद आमा में नहीं है। आप दरख्वास्त गुजारों से इससे मुताल्लिक मजीद हिदायत ले लें। इजहार राय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ पर सवाल कुछ मुख्तलिफ है। बादअज़ा अदालत ने सलमान अकरम राजा को कहा कि आप केस की तैयारी करके आएँ और आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, जिसके साथ ही मामले पर मजीद समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एक जानिब हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया पर पाबंदी आयद कर रखी है, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया के हवाले से इंतहाई सख्त कवानीन मुतारिफ करा दिए हैं। ताहम इन कवानीन को इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों के अलावा डिजिटल हुकूक के हवाले से काम करने वाले एक्टिविस्ट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ने सख्त जालिमाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इन कवायद के तहत ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को PTA से रजिस्टर कराना होगा जिनके पाकिस्तान में सारिफीन की तादाद 5 लाख से ज़ायद होगी। इन कंपनीज को 9 माह के अरसे में हकीकी पते के साथ अपना मुस्तकिल रजिस्टर दफ्तर तरजीहन इस्लामाबाद में कायम करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में हुक्काम के साथ मुल्की कवानीन पर अमल दरामद के सिलसिले में ताउन के लिए एक फोकल पर्सन भी तैनात करना होगा। हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी तो कर रही है, लेकिन सख्त कवानीन के जरिए आम आदमी की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। जमहूरी माशरों में गैर जमहूरी रवैये मामलात में खराबी का बायस बनते हैं। सोचने की बात है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मर्द खवातीन से पहले क्यों इंतकाल कर जाते हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज 4 सालों के बाद हवेलिया में हादसे का शिकार होने वाले PIA के तैयारी की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसने एक बार फिर वजीर हवाबाजी के दावों और इल्जामात की नफी कर दी है। 207 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने पेश की है और रिपोर्ट के मुताबिक ATR तैयारे के बाएं जानिब इंजन में फनी खराबी पैदा हुई थी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ATR तैयारे का पावर टरबाइन वेन और ब्लेड टूटा हुआ था, जबकि तैयारे के ओवर स्पीड गवर्नर की एक पिन भी मिसिंग थी। ओवर स्पीड गवर्नर जहाज के प्रोपेलर को ओवर लिमिट में जाने से रोकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि PIA का तैयारा 13,500 फीट बुलंदी पर था और PT-1 के ब्लेड टूटने से तकनीकी खराबी पैदा हुई थी, जिसके बाद जहाज की प्रोपेलर की स्पीड कभी बढ़ी और कभी कम हो जाती थी। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि जहाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तैयारा 13,500 फीट बुलंदी से 5,000 फीट बुलंदी से नीचे आया और तैयारे ने 360 डिग्री रोल किया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा पहले उल्टा हुआ। कप्तान ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए उसे सीधा किया। उल्टे हाथ का इंजन बंद होने के बावजूद इसका प्रोपेलर घूमता रहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक इंजन के जरिए तैयारे को 3 गुना ज्यादा संभालना इंतहाई मुश्किल था। इंजन बंद होने से तैयारे की स्पीड कम हुई और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कप्तान और दोनों फर्स्ट ऑफिसर्स तजर्बाकार थे। इस हवाले से पावर टरबाइन और जो ब्लेड और SG पिन हादसे से पहले टूट चुके थे, लेकिन PT-1 ब्लेड और SG पिन टूटने के बावजूद तैयारे को अगली परवाज के लिए रवाना किया गया। यानी मामला PIA के पायलट्स के लाइसेंस ना तजर्बाकारी का नहीं है, बल्कि हवाबाजी के महकमे की नाअहली और गैर जिम्मेदारी का है। हालांकि माजी में वजीर हवाबाजी सारा मलबा पायलट्स पर डालते रहे हैं और खासतौर पर इस हादसे का जिक्र भी अपनी तकारीर में करते रहे। गुलाम सरवर खान साहब किस तरह तमाम तर मलबा सिर्फ और सिर्फ पायलट्स पर डालते रहे, पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% डाल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। टोटल 262 हो जाते हैं। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। एक जाने वफाकी वजीर के बयानात कौमी एयरलाइन और इसके पायलट्स का मुस्तकबिल खतरे में डाल रहे हैं, वहीं चीफ एग्जीक्यूटिव PIA अरशद मलिक के लिए खतरे की घंटी बज गई है। हुकूमती ऑडिट पैरा 2019 में एयर मार्शल अरशद मलिक को फौरी ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट में CEO अरशद मलिक से इजाफी वसूल किए गए अलाउंसेस वापस लेने की भी सिफारिश की गई है, जबकि ऑडिट पैरा में
पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ऑडिट पैरा के मुताबिक सीईओ अरशद मलिक ने अलाउंसेस की मद में पीआईए से तकरीबन 30 लाख गैर कानूनी वसूल किए, जबकि पीआईए में एयरफोर्स से आए दीगर अफसरान ने भी तकरीबन 7 करोड़ 18 लाख गैर कानूनी अलाउंसेस वसूल किए। ऑडिट पैरा में बताया गया है कि सर्विसेज रूल्स के मुताबिक अरशद मलिक एयरफोर्स की मुलाजमत के दौरान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए के इजाफी मरात वसूल नहीं कर सकते थे। जहां चंद अफसरान कौमी खजाने पर बोझ बने हुए हैं, वही हुकूमती इकदामात ने सिविल एविएशन के मुस्तकबिल को तारीख बना दिया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या मुल्क में हादसात की जिम्मेदारी पायलट्स पर डालकर असल किरदारों को बचाया जाता है? कंट्रोल टावर और दीगर जिम्मेदारान के रवैये को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्या ये रवैया पायलट्स की तजर्बा सवालिया निशान लगा रहा है? हादसात की रिपोर्ट्स में दी जाने वाली तजावीज़ नजरअंदाज क्यों कर दी जाती है? यकीनन ये तमाम तर सवालात निहायत अहम हैं, जिनका जवाब आना वक्त की ज़रूरत है। एक और मामले की बात करते हैं। अमूमन विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन के आलमी दिन से मुताल्लिक भी बात की जाती है, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली मर्दों का आलमी दिन है। ये दिन 1999 में पहली मरतबा मनाया गया और आज 80 से ज़ायद ममालिक, मोर देन 80 कंट्रीज़ मर्दों और नौजवानों की बेहतर सेहत के मौजू पर यह दिन मना रहे हैं। जी हाँ, ये आलमी दिन उसी मर्द का है जिसके बारे में कहा जाता है कि मर्द कभी रोता ही नहीं है। मर्द को कभी किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ता है। मजबूत आसाब, पत्थर दिल जैसे अलकाबात मर्द के लिए तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही है? क्या ये सवालात बिल्कुल ठीक हैं? ये अलकाबात जो मर्द से मंसूब किए जाते हैं जायज़ है? मर्दों का समाजी मकाम रोज़ बरोज़ तब्दील सा होता चला जा रहा है। दुनिया भर में की गई तहकीकात के मुताबिक पता चला है, रिसर्चर्स बताती हैं कि मर्दों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपने एहसासात बयान करने में पेश आती है, यानी अपने कलेजा बाहर निकाल कर रखने में पेश आती है। सिर्फ 1/3 मर्दों का कहना था कि वो इस काबिल है कि अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर सकें। यही वजह है कि मर्दों की शरह बात दुनिया भर में औरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली रिसर्च ये बताती है कि मर्दों की शरह बात औरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक औरतों के निस्बत मर्दों की उम्र 6 साल कम होती है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं कि 6 साल कम उम्र होती है मर्द की औरतों के मुकाबले में। इसी तरह घरेलू दबाव, जो जहनी उलझने हैं, दीगर मामलात हैं, सबसे ज़्यादा औसतन मर्दों को इसका असर लेना पड़ता है। मर्दों पर यह प्रेशर होता है। शायद यही वजह है कि हर 4 में से 3 खुदकुशियाँ मर्द करते हैं। ये रिसर्च भी बड़ी हैरत अंगेज़ है कि जो 4 खुदकुशियाँ हैं ऑन एवरेज उनमें से 3 मर्द कर लेते हैं। यकीनन आप में से अक्सरियत आज मर्दों के आलमी दिन से बेखबर होगी। आपको इस बात का भी कतई अंदाज़ा नहीं होगा कि मर्दों के मसाइल घर से लेकर वर्किंग प्लेस तक हर जगह बढ़ते ही रहते हैं। उन्हें सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अगर आलमी सतह पर काम के दबाव और दीगर मसाइल के बायस वर्क प्लेस पर इंतकाल करने वाले अफराद के आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मरने वालों में 95% मर्द होते हैं। मर्दों को पत्थर दिल और मजबूत आसाब का मालिक समझा जाता है, लेकिन हकायक ये बताते हैं कि औरतों के निस्बत मर्दों में हार्ट अटैक से मरने वालों की शरह 4 गुना ज़्यादा होती है। मर्दों के मसाइल पर बात नहीं की जाती और यही समझा जाता है कि मर्दों से ज़्यादा औरतों के मसाइल का हल ज़रूरी है। लेकिन अगर मर्दों को दरपेश जहनी और जज्बाती मसाइल पर बात की जाने लगे तो ख़वातीन को दरपेश आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि अब अपने इर्द गिर्द मौजूद मर्दों की ज़रूरियात और उनके एहसासात का ख्याल रखें और उनसे बातचीत करके उन्हें कायल करें कि बहैसियत मर्द ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जज्बात छुपाए रखें और हालात का जबर तनहा झीलते रहें। अपनी परेशानियाँ अपने अहले खाना के साथ शेयर करें और अपने अहले खाना को इन परेशानियों से नबरदाज़बा होने में भरपूर मदद करें। इस सेगमेंट का मकसद और ये रिसर्च आपके सामने रखने का मकसद कतन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बताना नहीं है कि ख़वातीन के हवाले से बात होती है, मर्दों से मुताल्लिक बात नहीं हो पाती है, बल्कि ये बताना है कि सोशल शेयरिंग जो है वो भी एक तरीक़ाकार है और बहुत ज़रूरी है कि समाज के अंदर ऐसा ताल्लुक़ निभाया जाए और एक ऐसा ताल्लुक़ जो है उसकी रस्सी को मजबूत किया जाए कि जिसमें एक दूसरे से बात कही जा सके, एक दूसरे की बात सुनी जा सके, जिस माहौल के अंदर तलखी ना हो बल्कि बिला इम्तियाज़ सिन्फ एक दूसरे का भरपूर साथ दिया जा सके। और वैसे भी अगर वो अज़दवाजी ज़िंदगी है तो कहा जाता है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो मर्द और ख़ातून मिलकर वो गाड़ी के दोनों पहिए बनाते हैं और तभी गाड़ी चल पाती है। तो इसका मकसद ये है कि समाज के अंदर ऐसे रवैये को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके और ऐसे रवैये पनप सकें। अब ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।